आप सभी लोग आई होप घर पे होंगे, सेफ होंगे। रामलाल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस के साथ में अपनी जो स्टडी उसमें रेगुलरिटी बनाए रखे होंगे। इसी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमें अपनी स्टडी को स्टार्ट रखना है, तो इसीलिए हमने जो चैप्टर शुरू कर रखा है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपकी क्लास में देखो बच्चों जो चैप्टर 8 है, पाठ अध्याय 8 है, उसको शुरू कर रखा है मैंने आपकी क्लास में। जो क्या है, कोशिका जीवन की एक इकाई है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसका एक वीडियो यानी एक लेक्चर मैं पहले ही आपको करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद में आज वाला आपके समझ में आएगा, वरना तो देखिए ऊपर से जाएगा सीधे सीधे। तो इसीलिए वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो को पहले देखा करें आप लोग, ताकि आप पे स्टडी की रेगुलरिटी बनी रहे। चलो बच्चों, अब मैं जो क्लास है उसको स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए हमने पहले वाली क्लास के अंदर कोशिका का क्या अर्थ होता है, कोशिका शब्द किसने दिया था, है ना, फिर उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, इन सब की बातें हमने की थी। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास रहेगी कोशिका सिद्धांत की। किसकी रहेगी आज की क्लास? हमारी कोशिका सिद्धांत की। अब आप ये सोचोगे अब देखो कोई जब सिद्धांत दिया जाता है, इसका मतलब उस सिद्धांत के अंदर, जैसे कोशिका का सिद्धांत है तो सीधी सी बात है इसमें कोशिका की विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कोशिका कोई भी काम कैसे करती है ना, कोशिका कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है, ये सब बातें जहाँ बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। यानी कोशिकाओं की विशेषता बताई जाने वाले सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। अब आपको ये परिभाषा नहीं लिखनी, ना परिभाषा याद रखनी है कि कोशिका सिद्धांत क्या है। सीधी सी बात है, तो कोई भी बता देगा। सिद्धांत का मतलब होता है किसी के बारे में अध्ययन करना, या उसके बारे में आपने जो अध्ययन किया है वहाँ उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सब बातें सिद्धांत में, तो इतना आपको ध्यान में नहीं रखना। आपको ये देखना है कि कोशिकाओं की जो विशेषता होती है, कोशिकाओं का जो सिद्धांत है, कि कोशिकाओं की विशेषताओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया, या कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। देखो कोशिका सिद्धांत दिया गया था 1838 और 1839 में। 1838 से लेकर के 1839 में क्या दिया गया था? कोशिका सिद्धांत को दिया गया था। अब कोशिका सिद्धांत देने वाले दो साइंटिस्ट थे, जिनमें एक का नाम तो है मैथियास सेलिडन और एक का नाम है थियोडोर स्वान। मैथियास सेलिडन और थियोडोर स्वान। अब जो सेलिडन है, ठीक है, सेलिडन ने कोशिका सिद्धांत कब दिया था? 1838 में दिया था। और स्वान ने कब दिया था? 1839 में दिया था। जो सेलिडन है ये वनस्पतिज्ञ है, वनस्पति के वैज्ञानिक है या बॉटनी के वैज्ञानिक है। यानी ये जो अध्ययन करेंगे वो किस पे करेंगे? पेड़ पौधों पे अध्ययन करेंगे, पौधों पे अध्ययन करने वाले थे। और जो स्वान थे ये जंतु के जूलॉजिस्ट है, यानी कि जंतुओं पर अध्ययन करने वाले हैं। इतना अंतर समझ में आ गया? कोशिका सिद्धांत स्लीडेन और स्वान का है, मैथियास स्लीडेन, थियोडोर स्वान का है। सेलिडेन पौधों पे अध्ययन करते हैं, वनस्पतिज्ञ हैं। स्वान जंतुओं पर अध्ययन करते हैं, जंतु वैज्ञानिक हैं। ये वनस्पति वैज्ञानिक है और ये जंतु वैज्ञानिक है। अब इन्होंने अपनी अपनी क्या क्या परिकल्पनाएं दी थी कोशिका सिद्धांत से संबंधित, हम वो देखेंगे। तो पहले अपन किसके देखें? सेलिडन की देखें। तो सेलिडन क्या कहता है, मेरी बात आराम से सुनिएगा, कि सेलिडन ये कह रहा है कि पादप
के अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं, देखो कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग तंत्र, फिर पूरा शरीर बनता है। ये बात आपको पता है पहले से। तो ये क्या कह रहा है कि पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिल करके उत्तक का निर्माण करती है। पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिल करके किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। और उत्तक एक विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिली और मिल करके किसका निर्माण किया? उत्तक का निर्माण किया। ये बात कौन कह? पौधों में ये बात कौन कह रहा है? सेलिडन कह रहा है। अब देखो उत्तक की बात शायद आपके थोड़ी सी ध्यान में हो, कभी आपने पढ़ा होगा कि पौधों के अंदर वैसे तो बहुत सारे उत्तक होते हैं, लेकिन दो विशेष है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। शायद आपने नाम सुने होंगे। जाइलम क्या करता है? जड़ से जल को पौधों की ऊपरी भाग तक लेके जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों ने जो भोजन बनाया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उस भोजन को पौधों के पूरे भाग में लेके जाता है। तो जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का। और फ्लोएम किसका परिवहन करता है? भोजन का परिवहन करता है। तो वो उत्तक ही तो है। ये दोनों विशेष प्रकार के उत्तक ही है पौधों के अंदर। और उत्तक का निर्माण किससे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ। ये बात किसने कही है? ये सेलिडन ने कही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? सिद्धांत का मतलब क्या है कि वो कोशिका क्या काम करती है, वो कोशिका आगे जाकर किसका निर्माण करती है। इन सब के जो पॉइंट जहाँ हमें क्लियर देखने को मिलेंगे उसको हम क्या कहते हैं? सिद्धांत। यानी कोशिकाओं की विशेषता बताने वाले सिद्धांत को यहाँ क्या कहा गया है? कोशिका सिद्धांत कहा गया है। मेरी ये बात समझ में आ गई है। इतनी सी तो बात ध्यान में रखनी है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के पादपों में उत्तक का निर्माण करती है। ये बात कौन कहता है? जंतुओं में भी कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है, लेकिन जंतुओं की बात कौन नहीं कह रहा? स्वीडन नहीं कह रहा। जंतुओं की बात कौन कहेगा? नीचे वाला कहेगा। चलो नीचे वाले में चले। अब देखो स्वान जंतु वैज्ञानिक है, जंतुओं में अध्ययन करते। इन्होंने क्या किया? एक जो जंतु कोशिका है उस पे अध्ययन किया। और जंतु कोशिका पे अध्ययन करते समय क्या कहा कि कोशिका के चारों तरफ एक पतली परत पाई जाती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है। आज के समय हम उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। आज के समय हम उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली पतली झिल्ली क्या कहलाती है? रे कोशिका झिल्ली कहलाती है ना। तो देखो जंतु कोशिका में कोशिका के बाहर की तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है जिसे सुरक्षा प्रदान करती है। उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये स्वान कह रहा है। तो स्वान क्या कह रहा है? पतली झिल्ली पाई जाती है। इसके साथ साथ स्वान एक बात और कहता है, वो भी ध्यान देना। स्वान एक बात और कह रहा है कि पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति है, जो कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कि इसने क्या कहा कि जंतुओं के अंदर तो बाहर की तरफ प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादपों में बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये बात किसने कह दी? स्वान ने कह दी। और स्वीडन ने क्या कह दिया? उत्तक वाली बात कह दी। इन दोनों, ठीक है, इन दोनों की जो सिद्धांत था, इन दोनों की जो कहावत थी, वो क्या कहती है आगे जाकर के? वो ये कहती है कि सभी जीवित प्राणी, सभी सजीवों का शरीर कोशिका या कोशिका उत्पाद से बना होता है। ध्यान में रखना, सभी सजीवों का शरीर कोशिका या कोशिका उत्पाद से बना हुआ है। ये थ्योरी किसकी दी हुई है? ये थ्योरी दी हुई है स्वीडन और स्वान की। मेरी बात समझ में आ गई?
कोशिका सिद्धांत के बारे में स्वीडेन क्या कहता है, और आपसे पूछना कि सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्वीडेन और स्वान ने दिया था, आप ये बात बताओगे। फिर पूछ ले स्वीडेन क्या कह रहा है, तो ये उत्तक वाली बात बता दोगे। स्वान क्या कह रहा है, तो जंतुओं में प्लाज्मा झिल्ली बता दो, और पादपों में कोशिका भित्ति के बारे में बता दो। समझ में आ गई इतनी बात सभी बच्चों की। आगे चलते हैं अब हम लोग। आगे देखिए, हम लोग ये कहेंगे कि इन्होंने ये बातें तो बता दी, लेकिन ये बात ये बताना भूल गए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। कोशिकाओं से उत्तक बन गया, ठीक है जी। जंतुओं में कोशिका के बाहर प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। पादपों में कोशिका भित्ति है, ठीक है। ये कोशिका आई कैसे जी, है ना। ये नहीं बता पाया कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिका कैसे बनती है। क्या कह दिया, कोशिका मिल करके उत्तक बनाती है, बट वो कोशिका आई कहाँ से, इसकी बात कौन नहीं कह पाया, स्वीडेन और स्वान नहीं कह पाया। तो इस कमी को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव, जिनका क्या नाम है, रुडोल्फ विर्चोव, जिनका क्या नाम है, रुडोल्फ विर्चोव। ठीक है ना मेरी बात इस। अब रुडोल्फ विर्चोव की एक कहावत है, उसने स्वीडेन और स्वान की जो कोशिका सिद्धांत थी उसकी कमियों को दूर किया था। तो आप कह दो कि उन्होंने मॉडर्न थ्योरी दे दी, मॉडर्न सिद्धांत दे दिया, आधुनिक, या आप क्या कह दो, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसका है, रुडोल्फ विर्चोव का है। इसका एक शब्द है ओमनिस सेलुल ई सेलुला, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। कुछ बुक में ओमनिस सेलुला ई सेलुला लिखा हुआ आ जाता है, कुछ बुक में ओमनिस सेलुल ई सेलुला लिखा हुआ आता है। तो दोनों ही सही है, आप सही करो तो इंग्लिश में याद रखो तो ज़्यादा ध्यान में रहेगा, ओमनिस सेलुल ई सेलुल। हिंदी के क्रम कुछ गलत होते, इंग्लिश के सही होते हैं साइंस के अंदर। अब इसको आपसे एग्जाम में पूछ लीजिए किसने दिया, ओमनिस सेलुल ई सेलुल किसने दिया, रुडोल्फ विर्चोव ने दिया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत है। अब ये ओमनिस सेलुल ई सेलुल का मतलब क्या था, तो ओमनिस सेलुल ई सेलुल का क्या मतलब था, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पहले से उपस्थित सजीव कोशिका से होता है। नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से होता है। ये बात किसने कही है जी, रुडोल्फ विर्चोव ने कही है। यही है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से हुआ है। ओमनिस सेलुल ई सेलुल, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ओमनिस सेलुल ई सेलुल का क्या मतलब है ना, या फिर ये किसने दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो स्वान और स्वीडेन का हो गया, रुडोल्फ विर्चोव का हो गया। तो इन दोनों से क्या लास्ट में निष्कर्ष निकला कोशिका सिद्धांत का, तो कोशिका सिद्धांत का निष्कर्ष ये निकला कि सजीवों का निर्माण कोशिका या कोशिका उत्पाद से हुआ है। दूसरा, नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनी। ठीक है, नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनी, और यही कोशिका सिद्धांत है हकीकत में। तो बाकी और क्या है, किस बुक में क्या लिखा है वो एक अलग बात है, बाकी यही है, सभी सजीवों का निर्माण कोशिका या कोशिका उत्पाद से हुआ है। दूसरा, नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी है।
ओके, इतनी बात आपके दिमाग में आ गई होगी। चलो फिर उसके बाद में देखो कि एक और वैज्ञानिक आया नगेली, है ना। उसने क्या क्या रुडोल्फ विर्चोव के साथ मिल करके उसने एक और कोशिका सिद्धांत के कुछ और बातें जोड़ी कोशिका सिद्धांत में। तो नगेली के अनुसार कोशिका सिद्धांत आप क्या दो, देखो सबसे पहले उसने क्या कहा कि कोशिका जो होती है वो छोटी इकाई है, उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। दूसरी बात उसने कही कि जो कोशिका है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ना। यानी कि संरचना भी कौन करती है, नीचे का आधार तो कोशिका ही बनाती है, काम करता है तो नीचे का आधार भी कौन कर रही है, कोशिका ही कर रही है। फिर इसने कहा कि जो आधारीय इकाई है, आधारीय शरीर की या सजीवों की आधारीय इकाई क्या है, कोशिका है। चौथी बात इसने ये कही कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो स्थानांतरण में सहायता कौन करती है, कोशिका ही करती है। ये बात अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी आपके जब हम केंद्रक की बात पढ़ेंगे। तो देखो हम क्या कहते हैं कि एक कोशिका है, एक कोशिका में ये केंद्रक है और इस केंद्रक में डीएनए है। जैसे हमारे अंदर डीएनए, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि उनमें आरएनए भी हो सकता है, तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों साथ में। अब हमारे अंदर आरएनए तो है लेकिन वो अनुवांशिक नहीं है, अनुवांशिक लक्षणों को लेके नहीं जाता, ये ध्यान में रखना। तो हमारे अंदर अनुवांशिक लक्षणों के लिए कौन है, डीएनए। तो ऐसे बोलते अनुवांशिक इकाई क्या है ना। तो देखो डीएनए होता है एक बात, फिर उसके बाद देखो इसमें अपन पढ़ते गुणसूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ये सब बातें आएगी आपके, वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। फिर गुणसूत्र पे क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, जीन लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और ये सभी क्रिया कहाँ है, केंद्रक में है, और केंद्रक कहाँ है, कोशिका में है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कौन करती है, कोशिका करती है। आपको तो केवल इतना ही ध्यान में रखना है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, आधारीय इकाई है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कोशिका सहायता करती है। क्योंकि देखो यहाँ से अगर लक्षण जाएंगे, ऐसे तो नहीं यहाँ से निकल करके सीधे लक्षण चले गए, है ना। माता या पिता से हमारे अंदर अगर लक्षण आते हैं तो सीधे लक्षण तो आते हैं, वहाँ से वो कोशिकाएं आती है। आपने नाम भी सुना होगा, शुक्राणु, अंडाणु, तो वो एक कोशिका है, एक कोशिकी होते हैं अंडाणु और शुक्राणु। तो उनका केंद्रक है, उस केंद्रक में ही तो लक्षण पाए जाते हैं। तो एक कोशिका ही तो स्थानांतरित हो रही है। तो ये बात किसने की थी, नगेली ने की थी। यहाँ तक समझ में आ रही है पूरी बात क्या आप लोगों के अच्छे से, है ना। फिर उसके बाद में देखिए एक अपवाद है कोशिका सिद्धांत का, जो कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता। एक अपवाद है जो कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता, सॉरी, वो अपवाद क्या है, वायरस है, विषाणु। क्या है, आजकल तो बहुत फेमस है विषाणु, सब कुछ बर्बाद कर रखा है इस विषाणु ने, है ना। देखो विषाणु है, ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, ये कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता। विषाणु है, अब ये क्यों नहीं मानता, मेरी बात सुनो। जब ये विषाणु वायु में है, जब ये जल में है, जब ये मृदा में है, तब ये किसकी तरह व्यवहार करता है, निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, मृत है ये, है ना। क्या है ये, मृत है, आप मृत करो, ये क्या है, मृत है, ये नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करेगा, नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करेगा, मतलब ये निर्जीव है ना। निर्जीव अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकते, ये मार्कर है, ये अपने आप दो थोड़ी ना हो जाएगा,
है ना। ऐसे मेरे पास 2 है लेकिन ये अलग अलग है, ऐसे नहीं कि मैंने इसका ही एक बना लिया, ना ना, है ना, दोनों अलग अलग है। तो निर्जीव क्या होते हैं, जो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते, यानी प्रजनन नहीं कर सकते, अपने समान संतति पैदा नहीं कर सकते, खाना नहीं खाते, चल नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो जब ये ऐसे है तो निर्जीव, लेकिन ये जैसे किसी सजीव के संपर्क में आता है, किसी सजीव के संपर्क में आता है, जैसे मान लो अभी जो कोविड-19 का चल रहा है, कोरोना वायरस है, हवा में है वो निर्जीव है, कोई बीमारी नहीं फैलाएगा, रहे हवा में। हमने तो हमारा मास्क लगा रखा है, हाथों को धोते रहते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन तब तक वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तब तक वो अपनी संख्या नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, या और भी बहुत सारे विषाणु होते हैं, पादप में प्रवेश करते और जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं, तो जैसे किसी सजीव में प्रवेश करता है, ये भी कैसा बन जाता है, सजीव ही बन जाता है, सजीव की तरह ही व्यवहार करने लगता है, यानी कि प्रजनन करने लगता है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। तो मानो जैसे ये विषाणु है, ये एक कोशिका है विषाणु की, ये कोशिका किसी सजीव के संपर्क में आई और सजीव के संपर्क में आकर के इसने अपनी संख्या में क्या करनी, वृद्धि करनी। इधर मेरी बात सुनो, तो सजीव के शरीर में जो नई संख्या बनी है वो इस पुरानी वाली संख्या से ही तो बनी है, नई बनी है वो पुरानी वाली से बनी है। तो क्या कहेंगे, नई कोशिका का निर्माण किससे हुआ है, पुरानी वाली कोशिका से हुआ है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी वाली कोशिका से। यहाँ कोशिका सिद्धांत लागू हो रहा है, जबकि यहाँ कोशिका सिद्धांत लागू नहीं हो रहा है। इसीलिए हम ये कहते अपवाद है, और साथ साथ में कह देंगे कि ये सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, फिर कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। और देखो, आप नोट्स की चिंता मत करो, वो मैं खुद भेजूंगी आप लोगों को, है ना। जैसे ही मैं बना लूँगी, बना करके आप लोगों को भेज। देखो, ऑफलाइन क्लास होती तो मैं सीधे लिखवा देती, टॉपिक को समझा करके मैं लिखवा देती, है ना। अगर मैं अब ऐसा करूँ कि पहले समझा दूँ साथ में लिखवा दूँ, तो शायद टॉपिक कम होगा, है ना, और समझ में भी थोड़ा कम ही आता है। अगर हम ऐसे काम करवाने लगते हैं तो मैं आपको भेज दूंगी PDF, आप लोग उसमें से देख करके लिख लेना। लेकिन ये काम तब होगा जब आप भी बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ोगे। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ आप लोग भी मेहनत करोगे, तब तो देखो पढ़ने में मज़ा आएगा। इस ऑनलाइन क्लास का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, आपका भविष्य खराब नहीं होगा, टाइम पास नहीं करोगे आप लोग बस। लेकिन कब, जब हम सब साथ में मिलकर के काम करेंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी।